तो दोस्तों आज अपन देखने वाले हैं जो अष्टांग हृदय है उसका 14 चैप्टर 14 अध्याय है। उसका नाम है त्रिविध उपक्रमणी अध्याय। त्रि माने दो, विद मतलब विद्या, उपक्रमणी मतलब चिकित्सा। तो चिकित्सा की जो अपने आयुर्वेदा में अष्टांग हृदय या वाग्भट की कहूँ तो इसने दो विद्या बताई है, जिसमें सबसे पहले आती है संतर्पण और अपतर्पण। संतर्पण और अपतर्पण दो चिकित्सा यहाँ पर वाग्भट ने बताई है। संतर्पण को यहाँ पर भृंगण बोला है और अपतर्पण को लंघन बोला है। तो ये एक दूसरे के क्या बताया, वाग्भट ने पर्याय बताया। आप जब दूसरी संहिता या माइनर संहिताओं में देखोगे तो इनका भी क्या बता रखा, अलग अलग अनुवाद बता रखा है यहाँ पर, है ना। जैसे मान लो जो प्रंगण है वो शरीर में धातुओं को बढ़ाता है, संतर्पण क्या करता है, तृप्ति करता है। ऐसे करके थोड़ा अलग अलग बता रखा है, लेकिन आप उसमें नहीं जाओ, डायरेक्ट वाग्भट का ही याद रखना है अभी तो आपको, कि जो संतर्पण होता है उसको प्रंगण कहते हैं और अपतर्पण जो होता है उसको लंघन कहा गया है। ये चैप्टर जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो त्रिविध उपक्रमणी अध्याय है। इसी चैप्टर के सिमिलर्स आप चरक संहिता में देखते हो तो उसके सूत्र स्थान में 22वां अध्याय आता है। 22वें अध्याय में क्या बता रखा, 6 प्रकार की चिकित्सा बता रखी है। षट विधि उपक्रम है ना। षट माने 6, विधि यानी चिकित्सा की विद्या वहाँ पर बता रखी है। 6 विद्याओं में से वहाँ पर भी 2 तो यही है, लंघन और भृंगण, ठीक है। फिर भृंगण के बाद आता है वहाँ पर स्नेहन, एक तरफ स्नेहन और एक तरफ स्वेदन, या कहूँ मैं स्नेहन के बाद रुक्षण, ठीक है। और इधर आता है स्तंभन और एक तरफ आता है स्वेदन, ठीक। तो इस 6 प्रकार की षट उपक्रम चिकित्सा बता रखी चरक सूत्र 22 में। आपको वो भी पढ़नी, वो देखनी चाहिए। लेकिन आपके जो फर्स्ट ईयर में हो आप अभी, या जो पीजी की कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनके लिए तो ठीक है, पता होना चाहिए चरक ने क्या बताया और वाग्भट ने क्या बताया, ठीक है। तो आप भी जब पीजी करोगे तो एटलीस्ट वहाँ पर तो ध्यान रखना ही है। तो इसलिए क्या है कि अभी से इतना थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना। तो त्रिविध उपक्रमणी अध्याय में उपक्रम से अपन ने चिकित्सा समझा, चिकित्सा शब्द होता है, और विधि यानी 2 विद्या बता रखी वाग्भट ने चिकित्सा के लिए, लंघन और भृंगण, या कहूँ संतर्पण और अपतर्पण। संतर्पण को क्या बोला है, भृंगण बोला है, लंघन को क्या बोला, अपतर्पण, ठीक है। ये पर्याय बता रखेगा। अब ये बताता है भृंगण किसे कहते हैं, जो भृंगण यत बृहत्, जो क्या करें, भृंगण वो होते हैं जो देह में बृहत के लिए, यानी कि जो पतले लोगों को मोटा करता है, धातुओं को बढ़ाता है, बृहत करता है, वो क्या होता है, भृंगण होता है। और लंघन जो शरीर में क्या उत्पन्न करे, लघुता उत्पन्न करे, है ना, वो क्या होता है, लंघन होता है। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं अपन, अभी तक अपन ने सिर्फ इतना सा देखा, 2 प्रकार की चिकित्सा बता रखी है, भृंगण और लंघन। यहाँ पर देखते हैं अपन, संतर्पण भी बोला गया और अपतर्पण भी बोला गया त्रिविध चैप्टर में। अब यहाँ पर महाभूत की बात आती है। सेकंड जो श्लोक है इसका, 2 नंबर श्लोक के बाद जो बची हुई लाइन है वो बोलता है प्रवत प्रायो भौमापवम इतर। ये यूँ बोल रहा है कि जो 2 कर्म बताए, तो वहाँ पर अपन देखते हैं 5 महाभूत संगठन देखें तो आपको भी पता पड़ रहा होगा 5 महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये जो जल और पृथ्वी होते हैं ये क्या करेंगे, हेवी होते हैं, गुरु होते हैं। तो गुरु होगा तो शरीर में क्या करेगा, गुरुता उत्पन्न करेगा, वृहत्ता उत्पन्न करेगा। तो देखो जल और पृथ्वी महाभूत क्या करने का काम करते हैं, वृहत। तो ऐसे द्रव्य लेने हैं जिनमें जल और पृथ्वी महाभूत होते हैं, वही क्या करेंगे, भृंगण करेंगे शरीर। बच गए 3, अग्नि, वायु और आकाश। ये तीनों महाभूत किस में होते हैं, लंघन करवाते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना। लंघन में कौन से द्रव्य होते हैं या द्रव्यों में कौन से महाभूत होते हैं, तो ऊपर वाले 3 यानी आकाश, वायु, अग्नि लंघन करवाएंगे, क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं, लघु होते हैं। समझ में आ रहा है। इसके बाद देखते हैं, अपन ने महाभूत देख लिया, त्रिविध उपक्रम में क्या क्या थे वो देखा। अब अपन देखते हैं यहाँ पर अन्य चतुर्विध उपक्रम का भी पता रखा। देखो जो षटविध उपक्रम बताया था, आपको पता है कि जो चरक और शुशु से क्या बना है, वाग्भट संहिता बनाई है। तो वाग्भट संहिता ने मटेरियल कहाँ से लिया, आधा चरक से लिया, आधा शुशु से लिया। तो चरक सूत्र 22 में जो चैप्टर था षट उपक्रम अध्याय, उसमें देखो 6 उपक्रम थे, है ना। तो वही उपक्रम यहाँ पर बता रखे। 2 तो इसने बता दिए अच्छे से, लंघन और भृंगण। उसके बाद क्या बताया, स्नेहन, रुक्षण, स्वेदन, स्तंभन। यानी अपन ने जो बात की थी वहाँ पर षट उपक्रम में कौन कौन से थे, एक तरफ भृंगण लिखा, भृंगण का उल्टा क्या था, लंघन। तो 2 ये हो गए। अब बात करते हैं अपन तीसरे की बात करें तो क्या बताया, भृंगण होंगे वो स्नेहन वाले, स्नेहन का उल्टा क्या था, रुक्षण। फिर चलते हैं कौन से, ये 4 हो गए। 5वें नंबर पे चले तो क्या था, स्तंभन, और इसका उल्टा क्या था, स्वेदन। तो ये कितने 6 उपक्रम हो गए। देखो आ गए ना, स्नेहन आ गया,
स्नेहन आ गया, रुक्षण आ गया, विपरीत हो गया, स्वेदन बता दिया, स्तंभन। तो ये 4 जो बचे थे वो भी यहाँ पर इस श्लोक में बता दिया। यानी कि चरक को भी ऐसा नहीं है कि चरक ने पहले कह दिया और उसका विरोध किया, नहीं, वाग्भट ने उसको भी लेके बताया कि चतुर्विध उपक्रम का वर्णन भी यहाँ पर नाम जरूर दिया है, लेकिन मेनली जो चिकित्सा होती है वो तो किसकी होती है, त्रिविध उपक्रम। यानी जो ये 4 बताए हैं वो किस में समावेश हो गए, इन 2 में ही समावेश हो गए। यानी प्रंगण के अंदर ही कौन समावेश हो जाता है, स्नेहन और स्तंभन हो जाता है, और लंघन के अंदर ही किसको इंक्लूड कर लेता है, रुक्षण और स्वेदन को अपन कर सकते हैं। यहाँ तक आपकी चीज़ समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अपन लंघन के 2 भेद यहाँ पर बता दिए। देखो अपन चिकित्सा देख रहे हैं, चिकित्सा के कितने क्लासिफिकेशन किए थे, अभी 2 किए थे। कौन कौन से, एक तरफ देखा था लंघन या संतर्पण, एक तरफ देखा था अपन ने अपतर्पण, जिसको अपन ने लंघन बोला। ठीक, अब जो लंघन है, लंघन के लिए क्या करवाते हैं वो 2 टाइप से बता रखा, शोधन और शमन। शोधन क्या होता है, जो शरीर में धातुओं को क्या करता है, उत्क्लेशित करवाकर बाहर निकालता है, वो शोधन होता है। शमन क्या होता है, जो धातु में जो दोष होते हैं उनको अपनी साम्य स्थिति पर लाना ही क्या कहलाता है, शमन कहलाता है। तो लंघन जो है वो क्या है, शोधन का भी एक प्रकार लंघन में हो सकता है और एक प्रकार शमन भी हो सकता है। अब शोधन जो है यहाँ पर आप सभी अपन पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, शोधन जो है वो 5 टाइप की बता रखी है। यानी जो पंचकर्म है आयुर्वेदा में वो यहाँ पर वमन, विरेचन, 2 प्रकार बस्तियाँ 2 प्रकार की अलग अलग कर दी, निरु अनुवासन, सॉरी यहाँ पर अनुवासन जो बस्ती होती है वो क्यों नहीं आई, इसका भी देखेंगे। देखो यहाँ पर निरु बस्ती है बस, शिरोविरेचन और रक्तमोक्षण। अब ये देखो रक्तमोक्षण अपने सुश्रुत में पढ़ते हैं, है ना, रक्तमोक्षण जो पढ़ते हैं पंचकर्मा में वो सुश्रुत में पढ़ते हैं। देखो ये जो मटेरियल लिया है यहाँ पर, जो चीज़ यहाँ पर श्लोक की लाइन ली है वो कहाँ से ली है, इसने सुश्रुत से। तो कहीं ना कहीं जो वाग्भट अष्टांग हृदय है वो चरक और सुश्रुत का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो देखो अब वमन हो गया, विरेचन हो गया, निरुबस्ती हो गया, शिरोविरेचन और रक्तमोक्षण, ये 5 क्या होते हैं, पंचकर्म। तो लंघन में जो अपन 2 प्रकार की चिकित्सा देखी है अपन ने, भ्रंगण और लंघन। तो लंघन के 2 प्रकार थे, शोधन शमन। शोधन में अपन देख रहे हैं 5, कौन से, वमन, विरेचन, निरुबस्ती, शिरोविरेचन और रक्तमोक्षण। ये 5 क्या होते हैं, इसके शोधन के अंदर करवाने की प्रोसेस होती है, जिनसे अपन क्या करा सकते हैं, दोषों को उत्क्लेशित फॉर्म में करवाकर बाहर निकाल सकते हैं शरीर से। ठीक, अब देखना, अब ये शोधन कौन सी कंडीशन में कराते हैं वो भी यहाँ पर श्लोक की फॉर्म में दे रखे हैं, लेकिन अपन इस फॉर्म में याद रखते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। देखना, लंघन जो है इसमें शोधन है। शोधन की अवस्था में ध्यान रखना 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो व्याधि है वो कप्पज और पित्तज व्याधि होनी चाहिए। तीनों कंडीशन, चाहे शमन हो। हाँ, अपन पहले देख लेते हैं शमन के टाइप, ताकि क्या वो अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर अपन इनकी अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। देखो शमन जो बता रखा है वो 7 प्रकार का बताया है ना। शमन में कितने 7 टाइप्स के बताए हैं जो वाग्भट ने। कौन कौन सा, दीपन, पाचन, श्रुत यानी भूख, और त्रट मतलब प्यास, यानी भूखा और प्यास हमारा उसको। और क्या होता है, मारुत, आतप और व्यायाम। क्या 3 चीज़ें होती है, एक तो वायु में बैठना, आतप यानी धूप में बैठना, और व्यायाम करना। ठीक है, अब ये कितने हो गए, 7, 2, 2, 4, 5, 6, 7, यानी भूख प्यास, दीपन पाचन, भूख प्यास और मारुत आतप व्यायाम। ये ऐसे याद होता है, याद करने ही पड़ेंगे। ये सारा श्लोक की फॉर्म में दे रखा है, लेकिन मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर समझा दिया आपको। समझ में आया। शोधन 5 टाइप का, शमन 7 टाइप का, स से समन, स से सेवन। शोधन 5 टाइप का, ध्यान रखना। शमन के लिए दीपन पाचन हो गया, श्रुत और त्रट यानी भूख प्यास, मारुत, आतप और व्यायाम। ये 7 टाइप्स का क्या होता है, शमन। आपको पूछ सकता है वो चिकित्सा का, तो आपको बताना पड़ेगा। अब ये कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सा अपने को लंघन करवाना है, शोधन करवाएं या शमन में 3 टाइप्स बता रखे, 3 क्या 7 टाइप्स बता रखे, उसमें से कौन सा करना है ना। तो इस चीज़ को समझते हैं अपन। 3 कंडीशन लेते हैं अपन। इसमें श्लोक में सारे कुछ बता रखा, आप पढ़ोगे श्लोक तो ये लाइनें सब आ जाएगी, लेकिन आप पहले चीज़ समझो। कप्पज और पित्तज व्याधियाँ होती है, तो कप्पज के लिए क्या करवाते हैं अपन, वमन कराते हैं। पित्तज के लिए विरेचन करवाते हैं, जानते हो। तो कप्पज और पित्तज उत्क्लेशित अवस्था में, यानी प्रकोपित, बहुत मतलब उत्तम अवस्था में हो, है ना, हाई अवस्था में हो, उसमें अपन क्या करवाएंगे, शोधन करवाएंगे। जो रोगी का बल है वो भी क्या है, अच्छा खासा है, मतलब बलवान है, तो क्या करवाएंगे अपन, शोधन करवाएंगे। स्थूल्यता देखो, मोटापा देखते हैं अपन, है ना, मोटापा यदि देखते हैं तो उसका बहुत हेवी जो है फैट डिपॉजिट है। तो ये 3 कंडीशन अपन देखते हैं। एक तो पेशेंट का बल क्या है, अच्छा मैक्सिमम, जो कफ और पित्त दोष है वो भी मैक्सिमम कंडीशन में है, और स्थूल्यता जो देखते हैं ओबेसिटी वो भी क्या है, मैक्सिमम। इस कंडीशन में अपन शोधन करवाते हैं। ठीक, अब चलते हैं अपन शमन की ओर। शमन में अपन ने बांट रखा है 7 टाइप्स में, जिसमें अपन ने कॉम्बिनेशन बना के याद किया था, दीपन पाचन।
अब ये दीपन पाचन कौन सी कंडीशन, देखो मैक्सिमम जो था दोषों की अवस्था में वहाँ पर तो अपन ने क्या करवा लिया, शोधन करवा लिया। अब बचती है अपने दीपन पाचन। दीपन पाचन के लिए क्या करेंगे, तीनों कंडीशन लेके आएंगे, कफ पित्तज व्याधि हो, लेकिन कौन सी, मीडियम कंडीशन में ये दोष प्रकटित हो। फिर बात करते हैं मध्यम बल। ये जो पेशेंट का बल है ना, पेशेंट का जो इम्यूनिटी कह सकते हैं वो क्या होना चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। फिर मध्य स्थूल्यता, जो ओबेसिटी है वो भी क्या, मीडियम। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन क्या है दीपन पाचन के लिए, मीडियम होगी, तो ये अपन दीपन पाचन के तरह शमन करवाएंगे। अब श्रुत और त्रट यानी भूख और प्यास है ना, एक को उपवास कह सकते हैं, फास्टिंग कह सकते हैं, और त्रट मतलब थ्रस्टी, उसको प्यास सा रखना है ना। ये कंडीशन से कब शमन करवाएंगे, जब ये तीनों कंडीशन जो हो, पेशेंट का बल देखें, ओबेसिटी देखें और कपच पित्तज की डोमिनेंसी देखें, तो वो क्या होनी चाहिए, अल्प होनी चाहिए, लो होगी बिल्कुल। तीनों में से लो है तो अपन भूख प्यास से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, शमन करवा सकते हैं। सॉरी। उसके बाद अपन देखते हैं मारुत, आतप और व्यायाम। अब इसके थ्रू कब शमन करवाएंगे, तो मारुत, आतप, व्यायाम के थ्रू जब करवाते हैं, जब पेशेंट का, रोगी का बल क्या हो, बल तो अच्छा खासा होना चाहिए, तो ही तो क्या करेगा, वो व्यायाम कर पाएगा ना। एक्सरसाइज कब कर पाते हैं, जब अच्छा खासा बल हो। तो ध्यान रखना पेशेंट का जो बल है वो तो क्या है, मैक्सिमम, ठीक है, जो कि किस कंडीशन में था, इस कंडीशन में था ना। लेकिन जो डिजीज़ है ना, रोगी का बल है वो क्या होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, लेकिन जो कंडीशन है रोग की वो होनी चाहिए मध्यम, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ये चीज़ों को ध्यान रखना। उसमें अपन किससे शमन करवाएंगे, मारुत, आतप और व्यायाम। इस चीज़ को आप ऐसे लिख लेना ताकि आपको श्लोक नहीं पढ़ना पड़े ज़्यादा से ज़्यादा, एक ही जगह आप इसको समराइज कर सकें, ठीक है। तो लंघन के 2 भेद देख लिए। अब शोधन के लक्षण देखे थे, किस किस में क्या क्या करवाना है, तो वही था। शोधन क्या होता है, शरीर से जो दोषों को क्या करे, यत उदीर्यति बहिर्दोषान, यत उदीर्यति बहिर्दोषान, पंचधा शोधन, 5 प्रकार का शोधन होता है। नीरु, वमन, विरेचन, यानी देखो यहाँ पर क्या बोला, कायः शिरो विरेको, यानी शिरो विरेचन और काय विरेचन, ठीक है। तो 1 2 3 4 और अश्र विशुद्धि, रक्त मोक्षण, ये 5 हो जाते हैं, ठीक है। तो शोधन के जो लक्षण बता रखे हैं यहाँ पर, वो कितने होते हैं, यहाँ पर 5 प्रकार के बता रखे। और इसमें क्या करते हैं, दोषों को उत्क्लेशित, उदीर्यति करवाकर बहिर्दोषान यानी बाहर निकालना, ठीक है, जिससे क्या होगा, वो दोष बाहर निकल जाएंगे और शोधन हो जाएगा। ऐसा किसमें, वमन में करवा सकते हैं और विरेचन करवा सकते हैं, नीरु बस्ती दे सकते हैं, और रक्त मोक्षण और शिरो विरेचन अपन करवाने वाले। तो ये पंचधा यानी कि 5 प्रकार का शोधन होता है। यहाँ तक आपकी चीज़ समझ में आई होगी। फिर चलते हैं अपन आगे। शमन में अपन ने पढ़े थे 7 टाइप्स, कौन से, दीपन पाचन, श्रुत, त्रट, मारुत, आतप, व्यायाम। अब ये कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सा करवाना है वो इस श्लोक में दे रखा है। न शोध्यति यथा दोषान समान न उदीर्यति, यानी जो क्या हो, दोषों को शोधन नहीं करे, यह दोषान, जो बड़े हुए जो समान दोष है उनको उदीर्यत नहीं करे, जो इक्विलिब्रियम में है, साम्य स्थिति पे, उनको थोड़ी क्या करेगी, समान न उदीर्यति अपि समीकरोति विषमा, जो विषम हो गए यानी घट गए या बढ़ गए उनको कहाँ करेगी, समी यानी साम्य स्थिति पर लाएगा, है ना। शमन तच्च शमन कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, शोधन की डेफिनेशन में क्या बोले थे, यदि उदीर्यति बहिर्दोषान, जो उदीर्यत करके दोषों को क्या करें, बाहर निकाले, ये 5 टाइप्स का बताया था अपन ने। और शमन के देख रहे हैं अपन तो न शोध्यति यथा दोषान, जो शोधन नहीं करता, लेकिन समान न उदीर्यति, जो साम्य स्थिति पर जो दोष है उनको उदीर्यत भी नहीं करता, प्रकुपित नहीं करवाता। फिर बोल रहा समीकरोति विषमान, यानी कि समीकरोति, जो दोष विषम अवस्था में यानी घटे और बड़े हुए हैं उनको क्या करना, सम अवस्था में लाना, ये क्या कहलाता है, शमन कहलाता है। और 7 टाइप्स का होता है, अपन ने देखा दीपन पाचन, श्रुत, त्रट, व्यायाम, आतप, मारुत, ठीक है। अब ये कंडीशन में आपको कब, देखो भ्रंगण के लक्षण बता रखे। नेक्स्ट श्लोक चलते हैं, सारी चीज़ें आती चलेगी जो मैंने बताई थी आपको। भ्रंगण के लक्षण देखें तो भ्रंगण से शोधन में विशेष होता है। अब यहाँ पर एक लाइन आती है भ्रंगण के लक्षण में कि भ्रंगण शोधन से विशेष होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भ्रंगण है वो शोधन से इंपॉर्टेंस रखता है, अर्थात अधिक उपयोगी है। भ्रंगण क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखता है एज कम्पेयर टू अपन बात करें किसकी, शोधन के। शोधन से तो क्या करें, दोषों को अपन ऊपर नीचे से बाहर निकाल रहे, लेकिन भ्रंगण एक इंपॉर्टेंस रख रहा है, ऐसा बोल रहा है अभी तक। आगे चलते क्यों, वाई, रीज़न क्या है यहाँ पर, क्योंकि भ्रंगण द्रव्यों से भी शोधन होता है। अब ये कौन सी बात आ गई उल्टी, भ्रंगण तो शरीर को बढ़ाएगा, वो शोधन कैसे करेगा, है ना। तो जो द्रव्य स्वतंत्र वात दोष तथा पित्त युक्त वात दोष का शमन करते हैं वो भ्रंगण कहलाते हैं। अभी कितनी प्यारी बात है, देखो वात दोष और पित्त दोष, है ना, या पित्त युक्त वात, देखो यहाँ पर डोमिनेंसी तो वात की है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट वात दोष की बात करें
या फिर उसको कॉम्बिनेशन बना के देखें, वात के साथ कौन मिला है, पित्त मिला है। ऐसी अवस्था में क्या करवाते हैं, शमन करवाते हैं, तो वो भ्रंगण के द्वारा होता है। कैसे होता है अब समझो। जो घी होता है वो क्या होता है, गिरत होता है, वो शीत भी होता है और स्निग्ध भी होता है। अब देखना पित्त जो ये है शीत है तो पित्त का शमन करेगा, और स्निग्ध है इसलिए वात दोष। तो वो कर तो क्या रहा है, एक्चुअली में भ्रंगण कर रहा है, लेकिन काम क्या कर रहा है, अपना शोधन से बेनिफिशियल वाला मैंने अच्छा काम कर रहा था। इसीलिए क्या बोला, भ्रंगण जो है वो शोधन से इंपॉर्टेंस यानी विशेष होता है, अर्थात अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि भ्रंगण द्रव्य भी शोधन होता है। जो भ्रंगण द्रव्य है यानी कि अपने घृत की बात करें, सर्पी की बात करें, तो वो क्या करवा रहे हैं, भ्रंगण द्रव्य भी शोधन होता है, यानी कि क्यों वो भी शोधन करवा रहे हैं। शोधन किसे करवा रहे हैं, वात दोष को क्या कर रहे हैं, शमन कर रहे हैं ना, जो स्वतंत्र रूप से ही क्या कर रहे हैं, वात दोष तथा पित्त युक्त वात दोष का शमन कर रहे हैं, इसलिए उनको भ्रंगण को विशेष दी गई है। और वो उनको कंपेरिजन भी कहा, ये भी एक तरह का शोधन ही है भ्रंगण भी, ठीक है ये चीज़। या भले बात करें अनुवासन बस्ती, अनुवासन बस्ती भी क्या करती है, उसमें भी अपन क्या करते हैं, अनुवासन यानी तेल वगैरह का क्या करते हैं, बस्ती देते हैं नस में। तो ये चीज़ भी क्या होती है, वात दोष और पित्त युक्त वात दोष का क्या कर रही है, समन कर रही है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस यहाँ पर अच्छा, उसको भी थोड़ा नाराज नहीं किया वाग्भट ने, यहाँ पर बता दिया कि भ्रंगण थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है अपना विशेष शोधन से, ठीक है। भ्रंगण समने वेद वायु पित्त अनिल, आगे नहीं सारी चीज़ें, वायु यानी इंडिपेंडेंट, इसका क्या कर रहा है, शमन करवाने के लिए भ्रंगण द्रव्यों का यूज़ कर रहा है। तो ये थोड़ा बता रखा है यहाँ पर, लाइन आप पढ़ सकते हो। फिर चलते हैं भ्रंगण के जो योग्य बता रखे है ना, भ्रंगण के जो योग्य यहाँ पर बता रखे, कोष किसको अपन भ्रंगण करवाएं। तो एक यदि अपन हाइपोथेसिस बनाए कि भ्रंगण किसको जरूरत है, जो पतले लोग हैं, जिनमें अपने वात बढ़ी हुई है ना, जिनमें अपने जो ज़्यादा पैदल चल रहे हैं। अभी कोरोना काल जब था कोविड से, उसमें कितने लोग अपने मजदूर लोग जा रहे थे, अब बेचारों को एनर्जी क्या हो रही है, धातु क्षीण हो रही, खाना पीना मिल नहीं रहा है, पैदल चल रहा है। तो उन कंडीशन में भी अपन क्या कर रहे हैं, जैसे कूली लोग होते हैं, कूली लोग क्या करते हैं, बाहर उठाते हैं, तो उनको भी मजदूर लोग होते हैं वो, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको भ्रंगण योग्य होते हैं, आराम से दे सकते हो, भ्रंगण करवा सकते हो, घृत वगैरह दे सकते हो उनको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। शतक्षीण हो रखा है, उरशत हो रखा है, उरशत माने इंजरी इन द लंग्स, लंग्स में कोई इंजरी हो रखा है, यार कहीं ना कहीं तो इंजरी हो रखी है, उसमें भी अपन भ्रंगण धातु को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, भ्रंगण देंगे। कॉमन सेंस वाली बात है, चाहे वात विकार हो चाहे वात प्रकृति हो, इस चीज़ में भी क्या करना चाहिए, अपने को भ्रंगण देना चाहिए। अब बात करते हैं गर्भिणी, सूतिका, बालक, वृद्ध व्यक्ति तथा ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु ऐसी ऋतु है जिसमें क्या होता है, बल व्यक्ति का बिल्कुल क्या होता है, लो होता है। और वृद्ध व्यक्तियों में दे सकते हैं, क्योंकि बात बढ़ रही होती है, बुढ़ापे में आपने देखा होगा, फर्स्ट जो आयुष्का में अध्याय था वहाँ एक श्लोक आता है, वयोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य दिगाक्रमा। तो वो क्या बोल रहा है कि ये बोलना चाह रहा है कि वृद्ध जो होते हैं उनमें वात बढ़ रही, और बालक क्या करते हैं दिन भर, बाल्यावस्था में तो कब बढ़ता है, लेकिन क्या हो रहा है, बालक क्या बैठे रहते हैं, कितनी एक्सरसाइज करता है, ये करना वो करना सारा, तो वैसे तो वात बढ़ रही है। इस अवस्था में भी आप क्या कर सकते हो, भ्रंगण दे सकते हो, स्नेहन वगैरह जो करवा सकते हो। तो देखना अब समझते हैं अपन श्लोक से, बृहत्यते व्याधि भेषजम, यानी कि कौन सी व्याधि, व्याधि या कोई हो रखी जिसमें क्या होता है, बल हो रहा है, जैसे राजक्षमा वगैरह में देखें अपन। मध्य स्त्री शोक कर्षिता, यानी जिसने दारू ज़्यादा पीता हो, मदाती रोग हो, स्त्री ज़्यादा सेक्सुअल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हो, और शोक ज़्यादा ही शोक टेंशन वगैरह हो रही। कर्षितान, कर्षितान मतलब क्या होता है यहाँ पर, कर्ष जो पतले लोग होते हैं। भार उद्व उरह शतक्षीण रुक्ष दुर्बल वातलान, जो वात प्रकृति का हो, दुर्बल हो, रुक्ष हो, शतक्षीण हो, उरशत हो, अद्व यानी पैदल चलता हो, भाट होता है। गर्भिणी, सूतिका, बाल्य, वृद्धा, ग्रीष्म, अपरान, अपी, यानी ये सारा बात कर चुके हैं। फिर बात करते हैं जो भ्रंगण के उपक्रम होते हैं या जो कंटेंट होते हैं, किससे अपन करवाओगे। तो देखो भ्रंगण के लिए मांस दे सकते हैं खाने के लिए, चाहे बकरे का मांस हो, है ना, ऐसे बहुत सारे मांसों का वर्णन आएगा अपने। मांस हो गया, क्षीर दूध हो गया, सीता, सीता माने क्या होगी, मिश्री, सर्पी माने घी, मधुर, स्निग्ध और बस्ती, यानी मधुर दे दिया, मधुर स्निग्ध कुछ है ना, बस्ती माने मधुर स्निग्ध से बनाई हुई बस्ती आपने उसको दे दी। बस्ती माने ये ब्लेडर से नहीं लिया, बस्ती अपने अनुवासन नाश्तापन बस्ती होती वो वाली, तो यहाँ पर कौन सी, अनुवासन बस्ती। सोपन, ज़्यादा नींद्रा लो। सैया सुकम अभ्यंगम, सैया सुकम यानी कि एकदम कंफर्ट जोन में यदि वो है और अभ्यंग चल रहा है उसका, अभ्यंग मतलब तेल वगैरह मालिश, है ना। स्नान, निवृत्ति हर्षण, निवृत्ति यानी कि कोई टेंशन नहीं उसको। अचिंतन, अचिंतन भी किसका कारण हो सकता है, भ्रंगण का हो सकता है द्रव्य। अहर्षण, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ कंटेंट भी दे रखे और ऐसे कंटेंट भी दे रखे जिनमें अपन किसी द्रव्य का यूज नहीं कर रहे, जैसे
अचिंता, अब इसमें कोई अपने का औषधि देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी। हर्षण की बात करें तो हर्षण यानी कि एक्साइटमेंट, जो अपन हर्ष उत्पन्न करते हैं किसी को, है ना, कॉमेडी सेक्शन वगैरह करवा के, तो उसमें भी कोई द्रव्य की जरूरत नहीं दे रही। तो 2 प्रकार ऐसे द्रव्य हैं। स्नान, इसमें भी कोई ना कोई चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन बाकी सब में अपन कर रहे हैं। तो अचिंता हो गई, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है ना। इसमें कोई हाईलाइट वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी। लंघन के योग्य, अब ये तो भंगन के योग्य देखा था, अब लंघन के योग्य देख रहे हैं। और फिर इसमें अपने एक चीज़ और देख ली थी, कौन से कंटेंट होते हैं, कौन से द्रव्य होते हैं जो करवाते हैं। और सबसे अच्छा भ्रंगण यदि करवाने वाला होता है मांस, इसीलिए अग्रह यानी कह सकते हैं सबसे फर्स्ट इसको रखने का रीजन था। आगे अपन देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लंघन के योग्य बता रखे, पहले तो भ्रंगण बता रही है, अब लंघन देखें तो लंघन में क्या बता रखा है यहाँ पर आचार्य बताता है मेह मत, ये बोल रहा प्रमेह से पीड़ित हो, जैसे डायबिटीज़ वगैरह डिजीज़ होती है, तो आप कहोगे सर उसमें तो इम्यूनिटी वैसी डिक्रीज हो रखी होती है, तो फिर क्योंकि प्रमेह जो है वो कब्ज व्याधि मान सकते हैं, स्रोतों को कहीं ना कहीं अवरुद्ध कर रखा है। डायबिटीज़ होती है तो उसमें इंसुलिन बढ़ रहा है, बट सेल्स के अंदर जा ही नहीं पा रहा, तो क्या हो गया, वहाँ पर एक अवरोध उत्पन्न हो गया, आवरण हो गया। तो उस आवरण को हटाने के लिए अपन भ्रंगण थोड़ी करेंगे, है ना, तो वहाँ पर लंघन चाहिए। तो लंघन इसीलिए थोड़ा बहुत उसको भूखा रखना चाहिए, ताकि बॉडी में जो ग्लूकोज है वो इम्पोर्ट हो सके, अच्छे से यूज़ हो सके। प्रमेह से पीड़ित है। फिर बता रहा आम दोष युक्त, आम यदि उसमें है तो क्यों करवाएंगे उसको, तो लंघन करवाएंगे ना, भ्रंगण थोड़ी। अति स्निग्ध, ज़्यादा ही क्या हो रखा हो, स्निग्ध है, ज़्यादा ही स्निग्ध वगैरह खाता हो। ज्वर आ रखा है, ज्वर किसकी वजह से आता है, आम की वजह से ज्वर। उरुस्तंभ ऐसी डिजीज है जिसमें पंचकर्म नहीं करवाते, ध्यान रखना। आयुर्वेद में ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें अपन पंचकर्म नहीं करवाते, तो आंसर आपका ये जाना चाहिए कि उरुस्तंभ, है ना। उरु माने थाई रीजन, उसमें स्टिफनेस आ जाती है, एकदम कड़क हो जाती है थाई, तो उसको बोलते हैं उरुस्तंभ, उसमें अपन पंचकर्म नहीं करवाते। तो लंघन भी क्या है, पंचकर्म का ही पार्ट है, इसलिए ये भी नहीं करवा, सॉरी लंघन क्या, भ्रंगण वाला जो अपन स्नेहन वगैरह करवाते हैं, जैसे पूर्व कर्म स्नेहन से तो ये नहीं करवाते, उसमें ध्यान रखना। लेकिन लंघन के योग्य यहाँ पर भूखा रख सकते हो, ताकि क्या हो, उसकी स्टिफनेस चली जाए। कुष्ठ पीड़ित, अब स्किन डिसऑर्डर में आता है कुष्ठ, कुष्ठ भी क्या है, कपस थोड़ी व्याधि है, तो उसमें मेद धातु वगैरह वो इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसमें भी नहीं करवाना। विसर्प भी क्या है, विसर्प जो कि सांप के समान फैलता है जनोई की तरह, विसर्प। विद्रदी हो गया, प्लीहा रोग हो गया, प्लीहा ध्यान रखना, प्लीहा रोग में नहीं करवाते। सिरो रोग, कंठ रोग, अक्षी रोग में क्या करवाते हैं अपन, लंघन करवा रहे हैं, यानी कि ENT वाली जो डिजीज आपको दिख रही है उसमें क्या करवा रहे हैं अपन, लंघन करवा रहे हैं। फिर स्किन डिसऑर्डर आपको कुष्ठ, विसर्प, इनमें भी क्या करवा रहे हैं अपन, ये करवा रहे हैं। कब्ज व्याधि जो भी हो गया, आम हो गया, ज्वर हो गया, उरुस्तंभ में प्रमेह हो गया, इसमें भी अपन। स्थूल जो मोटे लोग हैं उनमें नित्य लंघन करवा सकते हैं। और जो अच्छी ऋतु है बल वाली, तो वो कौन सी ऋतु होती है, हेमंत या शीत ऋतु कह सकता हूँ, तो शिशिर ऋतु में अन्य लोगों भी की लंघन करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस समय बल रहता है इंसान का, ऐसा नहीं कि वो लंघन करवाने से दुबला पतला है, धातु का शेड नहीं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में तो क्या होगा, बल ही बेचारे का कम है, और आप कम करोगे तो क्या होगा, नहीं। लेकिन इसीलिए अपने को भ्रंगण ग्रीष्म ऋतु में बोला है, और लंघन शिशिर ऋतु जो अपने शीत ऋतुएं होती हैं जिसमें बल अच्छा होता है इंसान का, उसमें करवा सकते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आई होगी, ये तालिका बनी हुई है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, बता रखा वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कौन सी अवस्थाएं होती है, कौन योग्य है, और द्रव्य बता दिए, तो वो अपन बात करके आ चुके हैं शो, ठीक है। अब देखते हैं अपन यहाँ पर आगे चलें, तो लंघन के विविध प्रयोग अवस्था विशेष अनुसार स्थूल्यता, बलवान में तथा कफ पित्त की अधिकता हो। देखो अब लंघन जो करवा रहे हैं उसमें किस में अपने को करवाना चाहिए, ठीक है। देखो और कंडीशन बता दी, स्थूल्य हो, बलवान हो, कफ पित्त की अधिकता हो वाले व्यक्ति को संशोधन से लंघन करवाना चाहिए। संशोधन माने वमन, विरेचन, बस्ती, है ना, रक्त मोक्षण, ये सारी चीज़ें संशोधन में आती है, इनसे लंघन करवाना। आम दोष, ज्वर, सर्दी, अतिसार, हृदय आमय, विबंध, गौरव, और बोल रहा है उद्गार, हल्लास आदि से पीड़ित मध्य स्थूलता, कौन सी कंडीशन हो, ये सारी मैंने कौन सी बता रहा है, ये श्लोक आपको पता है। यहाँ पर ये वाली जो मैंने लिखवाई थी ना, किससे करवाना चाहिए, देखो जो कंडीशन यहाँ पर बता दी कि जब व्यक्ति का क्या हो, स्थूल्य ज़्यादा हो, बलवान हो तथा कफ पित्त की अधिकता हो, मैक्सिमम कंडीशन में अपन शोधन से लगाते हैं, ये बात कर चुके हैं अपन। फिर बात करते हैं आम दोष, ज्वर, छदी, अतिसार, हृदयामय, विबंध, कोरम, ये कुछ डिजीज दे रखी है। फिर बोल रहा मध्यम स्थूल्यता, जब मीडियम हो उसकी ओबेसिटी, मध्यम बल हो और पित्त कम की स्थिति भी क्या हो, मीडियम हो, उससे दीपन पढ़ के आ चुके हैं अपन, पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तो श्लोक हो जाएगा, आप पढ़ लेना है इसमें, क्योंकि मैंने सारा कुछ बता दिया, अपन टाइम वेस्ट नहीं करा, ठीक है। फिर चलते हैं, देखो यहाँ पर बता भी रखा है, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, मारुत, आतप और व्यायाम द्वारा लंघन कैसे करवाते हैं। एक आतुर का बलवान होना, जो पेशेंट है वो तो बलवान हो,
तथा उसकी जो कंडीशन है जरी ये सारी क्या होना, मध्यम होना, है ना, यानी मीडियम है, चाहे ओबेसिटी हो, पित्तज कब्ज, ये मीडियम है, बट जो उसका बल है पेशेंट का वो बलवान है, तो आप क्या करवा सकते हो, मारुत, आतप और व्यायाम से। ये बात करके आ चुके हैं। फिर दूसरी कंडीशन में दे दी इसमें कि अल्प बल हो लेकिन आतुर का भी अल्प बल हो, पेशेंट का भी बल क्या हो, अल्प है, और अल्प बल ही क्या है, वो सारी कंडीशन, पित्तज कब्ज हो गया, फिर उसमें क्या बताया था, एक और ओबेसिटी बता दी, ये थोड़ी अल्प है तो फिर भी उसमें अपन ये इनसे करवा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो 2 कंडीशन यहाँ पर बन गई थी, वहाँ पर एक कंडीशन नहीं बताई थी। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आई। फिर चलते हैं अपन आगे के विशेष निर्देश, एक श्लोक दे रखा 15 नंबर, न भ्रंगिणीत लंगिनी, यानी लंघन की योग्य अवस्था में भ्रंगण नहीं करवाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और पीजी के अकॉर्डिंग देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो लंघन की योग्य हैं क्या उनको अपन भ्रंगण करवा सकते हैं कि आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना, अथॉरिटी मतलब वो रेक्टिफिकेशन वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बातें हैं कि न भ्रंगण लंघिनी, यानी जो लंघन के जो भ्रंगण लंघन की योग्य अवस्था हो जिसमें अपने को फास्टिंग वगैरह करवानी है, उसको कभी भी भ्रंगण नहीं करवाना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मान लो कोई मोटा इंसान है, उसको आप क्या करोगे, और मान लो घी वगैरह जो भ्रंगण वाली मांस मटेरियल सब खिला रहे हो, तो क्या होगा, वो और ज़्यादा मोटा होगा, और मोटा होगा तो क्या होगा, मोटापा किसका कारण है, बीमारियों का कारण। तो क्यों करवा रहे हो आप भ्रंगण में, है ना, भ्रंगण नहीं करा सकते। लेकिन जिसमें भ्रंगण करवाना है उसमें तो, जैसे मान लो जिसमें भ्रंगण करवाना है ना, सॉरी, अपन पहले ये चीज़ समझते हैं, लंघन की योग्य अवस्था में भ्रंगण नहीं करवाना चाहिए। जैसे मोटापा है, उसको क्या करवाना है, लंघन करवाना है, तो लंघन की कंडीशन में आप भ्रंगण थोड़ी करवाओगे, मोटा और मोटा हो जाएगा। तो इसलिए ये लाइन समझ में आ गई। फिर चलते, लेकिन जो भ्रंगण है संतर्पण के योग्य अवस्था है, जो अपन पीछे पढ़ के आ चुके हैं, मेन कंडीशन में अपने करवाना चाहिए, तो उसमें तो क्या है, लघु अपतर्पण यानी मृदु लंघन दिया जा सकता है। ध्यान रखना ये चीज़, जो भ्रंगण की योग्य है, मान लो अपने पतले लोग हैं जो एकदम बिल्कुल पतले नहीं है, मीडियम अवस्था में है, तो अपन उन लोगों को क्या करवा सकते हैं, लघु लंघन करवा सकते हैं या मृदु लंघन करवा सकते हैं, जिनको अपने को क्या करवाना, भ्रंगण करवाना। यानी भ्रंगण किसे करते हैं, पतले लोगों के लिए भ्रंगण कराते हैं। इस कंडीशन में आप थोड़ा बहुत उनको क्या फास्टिंग दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा आ जाते हैं पीजी में, आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है इन क्वेश्चनों का। फिर बोल रहा है उनकी देश काल बल आदि का विचार करके चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, ये तो अपन पढ़ते ही हैं, लेकिन ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। फिर चलें अपन नेक्स्ट बात करते हैं आगे, जो दे रखा उचित संतर्पण से लाभ। अब क्या होगा, सम्यक संतर्पण से क्या होगा, शरीर में बल की वृद्धि होगी, पुष्टि होगी, संतर्पण जन जो डिजीज थी उनका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, पुष्टि तत्व जो संतर्पण जन साध्य रोग थे उनका क्या हो जाएगा, तो बॉडी में एक तो बल आ रहा, पोषण हो रहा, पुष्टि हो रही हो, संतर्पण साध्य जो डिजीज है उनका। सम्यक लंघित के लक्षण, ये तो एक लाइन दे दी थी यहाँ पर, फिर बोल रहा सम्यक लंघित। अब जो संतर्पण बता दिया, अब लंघन जो करवाए उसमें क्या लक्षण आएगा, तो देखो इंद्रिया क्या हो जाती है, निर्मल हो जाती है, विमलेंद्रिया, यानी इंद्रिया क्या हो गई, निर्मल हो गई। फिर बोल रहा सर्गो, मलों में सुखपूर्वक प्रवृत्ति होगी। अब चिकनी चिकनी मतलब मान लो लंघन अपने ने करवाया है, तो लंघन से क्या होगा, मलों की सुखपूर्वक प्रवृत्ति होगी, लघुता उत्पन्न होती, रुचि भूख प्यास के साथ साथ उत्पत्ति होती। ध्यान ही अपने को भूख प्यास वगैरह सब इंटरेस्ट आने लगता है खाना खाने में। हृदय उद्गार कंड शुद्धि, व्याधि की मृदुता, व्याधि क्या हो जाएगी, अल्प बल वाली हो जाएगी, हृदय उद्गार कंठ शुद्धि हो जाएगी, उत्साह वृद्धि, उत्साह की क्या होगी, वृद्धि होगी, तंद्रा का नाश होगा, और सम्यक लंघित के लक्षण है। तो एक याद रख सकते हो, भूख प्यास और रुचि उत्पन्न होना, और अपने जो डकार वगैरह आती वो भी क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। मतलब कहते हैं ना, जो बॉडी पूरी खाली हो गई लंघन में, तो क्या हुआ, उसमें अच्छी से डकार आएगी वगैरह वगैरह, देख सकते हो, है ना। असम्यक लंघन से हानि, असम्यक जो लंघन होता है उससे क्या हानि है, तो देखना, असम्यक जो लंघन करवाया मान लो, उससे क्या हानि होगी, तो मात्रा देश काल जो बताए थे यहाँ पर ऊपर के वाले 15 नंबर श्लोक में, उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं करवाया, लंघन नहीं करवाया। तो मान लो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, तो मान लो अपेक्षा किए बिना भ्रंगण एवं लंघन करवा दिया आपने, कोई कंडीशन नहीं देखी, है ना। क्रमशः अति स्थूल्यता से, मान लो जिसमें अपने को क्या करवाना था, लंघन करवाना था, मोटे लोगों में अपन लंघन करवाते, उस कंडीशन में क्या करवा दिया आपने, भ्रंगण करवा दिया, तो क्या होगा, अति स्थूल्यता, ओबेसिटी आ जाएगी, तो क्या होगा, ये इसका कॉम्प्लिकेशन होगा। और अति कार्ष्यता, मान लो जो है ना, अति कार्ष्यता से लंघन का उत्पन्न करते हैं, तो क्यों,
मान लो पतला इंसान कोई था, उसमें आपको क्या करवाना था, ब्रंगण करवाना था, और आपने क्या करवा दिया, लंघन करवा दिया। तो उस कंडीशन में बेचारा पतला तो और पतला हो जाएगा। तो अति काष्ठता को उत्पन्न करते हैं कब, जब आप लंघन करवा सकते हो पतलों में, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन। तो मोटे लोगों को क्या नहीं करवाना, ज़्यादा वो नहीं, ब्रंगण नहीं करवाना, लघुता वालों को लंघन नहीं करवाना, नहीं तो मोटों में मोटापा आ जाएगा और पतलों में पतला करना जाएगा। तो ये चीज़ अपन यहाँ देख सकते हैं। फिर आता है लक्षण परम ज्ञान। अति स्थूलता, अति काष्ठता आदि के आते हैं, अति ब्रंगण, अति लंघित के लक्षण उत्पन्न होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। फिर चलते हैं 20 नंबर, अति ब्रंगण से हानि। अति ब्रंगण से अति स्थूलता, अपची, प्रमेय, ज्वर, उदर रोग, भगंदर, कांस, संन्यास, मूत्रकंस, आंबा तथा कुष्ठ आदि के अति दारुण रोग होते हैं। ठीक है, तो ये अति ब्रंगण से हानि क्या है, मान लो ज़्यादा मोटापा, मतलब ब्रंगण द्रव्य अपन ज़्यादा यूज़ करवा रहे हैं, तो इससे मोटापा वगैरह, प्रमेय डिजीज़ हो सकती है, भगंदर जो एनोरेक्टल डिजीज़ का पार्ट है, काश हो सकता है यानी कि खांसी हो सकती है, संन्यास यानी कि उसमें इनकॉन्शियसनेस अवस्था आ सकती है। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो मोटे और पतले लोग हैं उनके बारे में भी बता रखा है, तो देख लेते हैं। देखो शॉर्ट में, अति ब्रंगणजन्य दोषों की चिकित्सा। मान लो ब्रंगणजन्य कोई डिजीज हो गई, तो अब उसकी चिकित्सा कैसे करोगे, ब्रंगणजन्य जो डिजीज है उसकी कैसे करोगे। मान लो मोटे लोगों को और ज़्यादा अपने वो कर दिया, तो ब्रंगणजन्य व्याधि हो गई हो, फिर क्या करो उसकी चिकित्सा करने के लिए। मान लो ये एक तरह से मोटापा का चिकित्सा भी, स्थूल्यता की चिकित्सा भी बताएगा, प्लस उसके साथ मान लो आप कभी ब्रंगण द्रव्य दे दिए, मान लो ज़्यादा ही ब्रंगण करवा दिया, मोटापा आ गया, क्या करें हम। अति ब्रंगण से होने वाले दोषों में मेदनाशक, क्योंकि मेद तो बढ़ेगा, ऐसे द्रव्य लो। वातनाशक दो, कफनाशक, यानी मेद, वात और कफनाशक सभी उपक्रमों का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके लिए ऐसे द्रव्य बता रखे, जैसे कुल्थी ले सकते हैं, शामक ले सकते हैं, जौ, मूंग, है ना, ये ऐसे हैं जो लंघन करवाएंगे वापिस। मस्तू हो गया, तकर, छाछ हो गई, अरिष्ट हो गया, शोधन पंचकर्म में करवा सकते। रात्रि जागरण से क्या होगा, वात बढ़ेगी, है ना, या कफ का क्षय होगा, तो ऐसी करने। त्रिफला को मधु के साथ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान, जो त्रिफला है उसको मधु के साथ चाटते हैं ना, तो उससे क्या होगा, अपना मोटापा थोड़ा, यानी लेखन करवाने वाली चीज़ है। तो एक ये वैसे प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, ये चीज़ आप यूज़ भी कर सकते हो, जो मोटे लोग होते हैं उनको, या जिनको पतला होना। तो त्रिफला को मधु के साथ चाटने से क्या होगा, थोड़ा लेखन होगा। और या ये नहीं कर रहे हो तो क्या करो, गुड़ची ले लो, हरित की ले लो, नागरमोता, तीनों का चूर्ण बना लो में से, या भले तीनों को मिलाओ तो बेस्ट है, और नहीं मिला रहे हो तो क्या करो, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पर चाहे हरित की ले लो, चाहे नागरमोता लो, चाहे गुड़ची, इन तीनों में से एक लेनी है। 3 ले रहे हो, तीनों को मिला के लोगे, थोड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं कर रहे हो तो गुड़ची, हरित की और नागरमोता, इनमें से एक को मधु के साथ चाटो। हनी क्या करता है, लेखन करने का, छेदन करने का काम करता है, पता है आप। फिर बात करते हैं रसांजनन। रसांजन होता है, औषधि है, ये भी एक बूंद की तरह आता है। बृहत पंचमूल, गुगलू, शिलाजतु, इनमें से प्रयोग अग्निमंथ के स्वरस के। अग्निमंथ बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, प्रेम नाम मुक्रोनाटा इसका नाम। जो अग्निमंथ है ना, वो अति स्थूल्यता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती है ना। इसकी जो छाल होती है उसका काढ़ बना के पियो, चाहे जिस भी कंडीशन में आप पी सकते हो उसको लेना, चूर्ण की फॉर्म में ले लो। तो अग्निमंथ स्वरस के साथ करना चाहिए इनका यूज़, ठीक है। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिकली करके भी दे सकते हो। अग्निमंथ का स्वरस नहीं मिल रहा तो उसकी जड़ लया हो, चाहे छाल वगैरह, है ना, झाड़ी नुमाई प्लांट होता है। फिर बात कर रहा विणंग, शुंठी, यवसार, लो, भस्म, मधु, यव, आमल की चूर्ण, इन सबको मिलाकर बनाया गया अति स्थूल्यता को जीतने वाला। अब उसमें भस्म मिला दी वगैरह वगैरह, लेकिन एक तो बात याद रखना, त्रिफला को मधु के साथ, गुड़ूची, हरित की और नागरमोता। ये नागरमोता भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जिसको मुस्तक बोलते हैं, ध्यान रखना। ये अग्निमंथ के स्वरस के साथ उसको क्या करो, उसको मधु के साथ चटाओ। फिर ये रसांजन वगैरह, पंचमूल, शिलाजतु, इनमें कुछ भी मिल जाए अपने को तो क्या करना, उसको अग्निमंथ स्वरस के साथ दे सकते हैं। आमल की चूर्ण तो आप जानते हो, मोटापा के लिए। फिर व्योश आदि मंत्र, एक नाम आता है, इसके कंटेंट नहीं ध्यान रखने, बस ध्यान रखना व्योश आदि मंत्र करके आया है। ये किस में यूज़ करते हैं, अति स्थूल्यता की, है ना, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव देखिए। व्योश आदि मंत्र जो है वो किस में यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना। जो अति ब्रंगणजन्य व्याधियाँ हैं उनकी चिकित्सा में व्योश किसको बोलते हैं, त्रिकटु को बोलते हैं, ध्यान रखना। किसका पर्याय है, त्रिकटु का आते हैं सोंठ, मरीच और पिपली, है ना। ये इस प्रकार से 24 द्रव्य बता रखे, इनको इक्वल क्वांटिटी में लेकर क्या करना है, इसकी पाउडर बना लो, चूर्ण बनाकर उसको क्या करना, मधु, घृत और तेल मिला देते हैं। इसमें 16 गुना सत्तू लेकर पानी मिलाकर घोलकर पीने से अति स्थूल्यता आदि संपूर्ण रोगों को, इनमें जैसे अन्य रोग भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे अपन ने देखा था वो हृदय रोग, कामलाशूत्र के साथ मात्र को नष्ट करता है। बुद्धि, मेधा और स्मृति को उत्पन्न करने वाला होता है, ध्यान रखना। बुद्धि, मेधा, स्मृति, कर्म किसके लिए आया, और दीपनम,
ये चीज़ ध्यान रखना। ये एक च्यवनप्राश के लिए भी आती है, वहाँ पर देखोगे आप थर्ड ईयर में जब जाओगे। और इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसके लिए आया व्यवसादी मंत्र के लिए, ठीक। फिर बात करते हैं अपन अति स्थूल्य जन्य, यानी कि लंघन को, मतलब पतले को और पतला कर दिया, आप उसकी चिकित्सा क्या करो। अति लंघन में अति काष्ठता, यानी अति लंघन में अति काष्ठता, ब्रह्म कांस तृष्णा आदि, अरुचि, स्नेहन, अग्नि, निंद्रा, दवक, श्रोत्र, शुक्र, ओज, श्रुद, स्वर का क्षय, बस्ती, हृदय रोग, मूर्ध, जंगा, उरु, स्तंभ, त्रिक, पार्श्व में रूजा, ये जो भी मिलते हैं बस्ती वेदना, लक्षण देख लेना। फिर इसके बाद अपन देखते हैं इसकी काट। अब दोनों में से देखो एक चीज़ बता रखी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो श्लोक है, बहुत काष्ठता एवं वरम स्थूल्यम न ही स्थूल्य पेशित। इस चीज़ को ध्यान रखना, एक तो मोटा है और एक पतला है, इन दोनों में से कौन बेस्ट है, मतलब बताओ स्थूल्यता बेस्ट है या काष्ठता। एक तरफ काष्ठता लिखोगे और एक तरफ स्थूल्यता लिखोगे, है ना। आप भी बताओगे नहीं बॉस स्थूल्यता तो कैसे भी बेकार ही है, मतलब मोटापा होगा, कफ वगैरह होगा और डिजीज हो जाएगी। इसीलिए इम्पोर्टेंट तो क्या है काष्ठता, यानी कि दोनों में से देखो तो कौन है। काष्ठता जो पतले लोग हैं वो ठीक है, उनमें कोई डिजीज तो नहीं होती, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना आचरण मतलब काष्ठम एवं वरम स्थूल्यता, दोनों में से जो है वो अच्छा कौन है, काष्ठता। अब क्यों, अपने पास तो मेडिसिन है ना मोटो को पतला करने की, लेकिन आयुर्वेदा में इतनी मेडिसिन नहीं है जो इस पे काम करे, किस पे, मोटापे, ओबिसिटी पे। इसीलिए दोनों में से यदि आपको कोई ये भी है ना कि चलो मैं तुम्हें एक वो देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, तुम ना मैं पतला ही रहूँ, है ना। ये अपने आचार्य भी बोलते हैं, श्लोक नंबर 31 में देखना, हिंदी देखते हैं हम। काष्ठता श्रेष्ठ, स्थूल्यता की अपेक्षा जो काष्ठता है वो अधिक श्रेष्ठ बता रखी, क्योंकि स्थूल्यता की कोई चिकित्सा, इजी चिकित्सा नहीं है। स्थूल्यता में मेदो धातु, जठरा, अग्नि, वात दोष अत्यधिक बढ़े हो। अब देखो यहाँ पर मेद भी बढ़ रहा है जो कफ के समान है, वात, अब कैसे चिकित्सा करोगे, नहीं कर सकते ना। एक तरफ वात की चिकित्सा करते हैं तो क्या बनता है, कफ घट जाता है, मसाला यहाँ तो मेद ही बढ़ा है, कफ की चिकित्सा करोगे तो फिर वात बढ़ जाएगा, ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड चिकित्सा बढ़ जाती है, जिसके जीतने पर यानी उपक्रम विरुद्ध है, क्योंकि न भ्रंगण चिकित्सा समर्थ है तथा न ही लंघन, यानी ना तो उसमें अपन भ्रंगण करा सकते नहीं लंघन करा सकते, ठीक है। काष्ठता की चिकित्सा बता रहे कि पतले लोगों में क्या करते हैं, यानी, है ना। तो मधुर स्निग्ध द्रव्यों का नित्य सेवन करना, सुखदायक उपक्रम का प्रयोग करो और उसमें काष्ठता का नाश होता है, जबकि स्थिति में ठीक विपरीत होता है। तो ये यहाँ पर द्रव्य बता दिए, रोग बता दिए, उनकी चिकित्सा बता दी, है ना। तो ये क्या होता है, सुखदायक उपक्रम करते हैं, भंगन दे, आहार विहार, औषध दे दिए वगैरह, यहाँ पर बहुत अच्छे से देख रखा है, तो आप देख सकते हो इसमें। फिर बात करते हैं हम 33 नंबर, कृष्य की पुष्टि। काष्ठ में भ्रंगणकारी पान, अन्न, भेषज का प्रयोग करना चाहिए, किसी भी भीषक विषय के प्रति चिंतन नहीं करना चाहिए, ये वो बता दी। हर्षण, संतर्पण, श्लेष्मवर्धक, आहार विहार तथा अतिक निंद्रा लेने से मनुष्य सुअर के समान हो जाता है। ये एक लाइन आती है, स्वप्नम प्रसंगात कृशो वरा ही पुष्यति, वरा सुअर के समान कि कौन पोषण करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें, अंति चिंता, अचिंता कर रहा है, हर्षण कर रहा है, ध्रुवम, संतर्पण, ये सारी चीजें किस में आ गई, जो सुअर के समान मोटा करता है इंसान को, ठीक है, ध्यान रखना। फिर चलते 35 नंबर में, सर्वश्रेष्ठ मांस जो होता है वही क्या है, भ्रंगण के लिए इंपॉर्टेंस है। मांस के समान अन्य कोई ऐसा द्रव्य नहीं जो कि क्या करे, भ्रंगण करे, ठीक है। विशेष रूप से मांसाहारी प्राणियों का मांस पुष्ट होने के कारण ही क्या करता है, स्थूलता उत्पन्न करता है, ओबेसिटी उत्पन्न, ओबेसिटी नहीं कह सकते, भ्रंगण करवाने वाला हो। स्थूल्य काष्ठता की चिकित्सा। अब देखो थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो श्लोक है, आपको याद नहीं करना, समझना है। जो स्थूल ओबेसिटी वाले पेशेंट होते हैं, स्थूल्यता वाले होते हैं, उसमें क्या चिकित्सा करोगे, गुरु अवतर्पण। अब आप कहोगे बॉस यहाँ पर तो गुरु आ रहा है, तो गुरु मोटापे में कैसे दे सकते हैं, लेकिन वो क्या करवाने वाले हैं, गुरु हो लेकिन अवतर्पण करवाने। आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बार बार भूख लगती है, तो भूख ऐसी लग रही तो अपन क्या करो, गुरु दे दो, लेकिन कौन से द्रव्य दो, जो अवतर्पण करवाने वाले हो। स्थूल्यता में ध्यान रखना, जो गुरु हो और अवतर्पण करवाने वाले जो द्रव्य होते हैं उनको अपन देते हैं। फिर बात करते हैं दूसरी कंडीशन, क्रश, जो पतले लोग हैं उनमें क्या करते हैं, इसका अपोजिट, यानी लघु होने चाहिए लेकिन संतर्पण, जो भ्रंगण करवाए ऐसा। तो ध्यान रखना, गुरु को देखकर मत ये करना आंसर, आगे भी देख लेना कि अवतर्पण लिखा है कि नहीं, तो ये आप आंसर करना। ऐसे द्रव्य कौन से हैं जो गुरु भी हो और अवतर्पण भी हो, तो जो होता है यव, वो बहुत अच्छा माना गया, बेस्ट है, उसको जौ की रोटी खिलाओ, है ना। जैसे हमारे बाड़मेर साइड में तो होते ही हैं, वहाँ पर तो बहुत पतले पतले लोग होते हैं, मोटा पानी आता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जौ वगैरह की रोटी खाने को मिलती है उनको। गोधूम की बात करें
तो गोतुम किन के लिए है, लघु होगा और संतर्पण, जैसा कि अपने देखते हैं गेहूं की रोटी वगैरह खाते हैं तो कृषि में हितकारी है ताकि उससे मोटे हो। ज़्यादा गेहूं की रोटी खाओगे तो मोटे होंगे, बात समझ में आ रही है, लेकिन वो क्या है, संतर्पण करवाने वाली है, लघु है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो यहाँ पर अपना द्विविध चैप्टर जो है वो खत्म होता है और कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रखे निम्न में से कौन सा है, ये सब आप देख सकते हो, आपके पास ये बुक होगी, है ना। तो अपन इस बुक से ये सारा कुछ देख रहे हैं, जो अपने बोर्ड वाली सर की बुक है ना, इससे अपन ये सारा ही कुछ देख रहे हैं, तो आप देख सकते हो, इतना कोई ये वाली बात नहीं। सो थैंक यू।